दोस्तों नमस्कार। राजनीति को जो प्रभावित कर सके गवर्नेंस उसी को कहते हैं। जो चुनाव को प्रभावित कर सके गवर्नेंस उसी को कहते हैं। जिस गवर्नेंस में विचारधारा का छौंक हो, जिस गवर्नेंस में धर्म का छौंक हो, जिस गवर्नेंस में राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद की अनुगुंज हो, उस गवर्नेंस का नाम नरेंद्र मोदी की गवर्नेंस है। 2021 बीत चला है। प्रधानमंत्री बनने से पहले 60 महीने मांगे गए थे और आज की तारीख में यह 91 महीने पूरे हो गए हैं, यानी 7 साल 7 महीने। लेकिन जिक्र तो आज 2021 का ही करना पड़ेगा। यह बीत रहा है, 2022 की दस्तक शुरू हो चली है। प्रधानमंत्री चुनावी रैलियों में मशगूल हैं। लेकिन इस बीते बरस गवर्नेंस के जरिए इस देश को मिला क्या? गवर्नेंस ने ऐसा कौन सा राग भारत के सामने रखा जो नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कालखंड को बिल्कुल अलग थलग कर देता है? और शायद यह अद्भुत दौर है, शायद यह राष्ट्रवाद का छौंक लिए और धर्म की मुनादी करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करते हुए यह कालखंड वाकई अद्भुत है। क्योंकि इस कालखंड के भीतर इस देश ने देखा और समझा है इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर, वह भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसे धराशायी हो गया। इस दौर में बैंकों के निजीकरण नहीं बल्कि बैंकों को बेचने की कथा भी हर किसी ने सुनी। इस दौर में पार्लियामेंट भी शायद सत्ता और सरकार के सामने नतमस्तक सा दिखाई देने लगा। इस दौर में सुप्रीम कोर्ट और उसके फैसले और सुप्रीम कोर्ट से निकले हुए चीफ जस्टिस की किताब ने भी बहुत सारे अधूरे पन्नों को खुद ही पूरा कर दिया। हम जस्टिस गोगोई का जिक्र कर रहे हैं, जिनकी किताब इसी दौर में आई। इस कालखंड में लोगों ने देखा संवैधानिक संस्थानों का ढहना नहीं, बल्कि संवैधानिक संस्थानों के भीतर से कोई आवाज सत्ता को लेकर ना आए, इसके लिए जासूसी की गई। इस जासूसी के दायरे में इस देश के तमाम प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस भी आए, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस भी आए, पत्रकार भी आए, वकील भी आए, एक्टिविस्ट भी आए, सुप्रीम कोर्ट भी आया। इस जासूसी के दायरे में सीबीआई भी आई, आईबी भी आया, रॉ भी आया। यानी जिस भी संस्थान के भीतर कुछ भी जरा सी अनुगुंज शायद इस देश के संवैधानिक परिस्थितियों को लेकर ही क्यों ना होती हो, जासूसी उसकी भी की गई। और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामे में सरकार ने बहुत साफ तौर पर लिख दिया, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, हम नहीं बताएंगे, आप कमेटी बना लीजिए। इस दौर में मंदिर मंदिर प्रधानमंत्री को इस देश ने भटकते हुए देखा, भटकते नहीं, पूजा अर्चना करते हुए देखा। इस दौर में देश के गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या को दोबारा जागृत करने की परिस्थितियां कैसे पैदा करनी चाहिए, इसे भी इस देश ने देख लिया। इस देश ने इस दौर में बैंकों का बढ़ता एनपीए, आरबीआई का कंगालपन, निजीकरण की ऐसी व्यवस्था जिसमें खुद वित्त मंत्री निकल कर आए और बताए कि इस देश के सामने कोई संकट नहीं है, बल्कि पहली बार 70 बरस में इस देश की अर्थव्यवस्था को सही ट्रैक पर लाया जा रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम उसे निजी हाथों में सौंप दें? तो इस दौर में इस देश ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज फ्री में बांटने की परिस्थितियां सरकार के साथ जोड़ी भी, और यह भी बता दिया इस देश का पेट सिर्फ 2.25 लाख करोड़ में साल भर के लिए भरा जा सकता है, यानी 80 करोड़। वोटरों की तादाद भी इस देश में तकरीबन 90 करोड़ ही है। उन वोटरों को रिझाने के लिए सरकार के जो भी मिशन थे, जो भी प्लानिंग थी, जो भी अपने तौर पर ऐलान थे, सब कुछ इस देश ने देखा है। तो इस बीतते बरस में इस गवर्नेंस की शुरुआत कहां से की जाए? क्या इस बात की शुरुआत हो सकती है कि जो नफरत की आंधी इस देश में चली उसे सत्ता ने अपना ढाल बनाया, या वो सत्ता के लिए ढाल बन गई? कानून का राज जिनके हाथों में होता है, वहां पर जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिखी जाती है, उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को भी मौजूदा सरकार में गृह मंत्रालय में बैठे देश के गृह राज्य मंत्री टेनी उनके साथ जुड़ गया। और यह भी अपने तरीके का एक अजूबा रहा। जिन बातों का जिक्र वह खुले तौर पर अपने बेटे को लेकर करते रहे, उन बातों का जिक्र जब एसआईटी की टीम ने कर दिया, हां ऐसा हुआ है, तो न सिर्फ उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, बल्कि सत्ता ने भी अपनी आंखों पर पट्टी चढ़ा ली।
2021 शायद भारत की राजनीतिक व्यवस्था के लिए एक सीख है। 2021 शायद इस देश के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक सीख है, और शायद जो नैतिक बल पर इस देश में सियासत के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी एक सीख है कि पारंपरिक राजनीति इस दौर में दफन कर दी गई है। पार्लियामेंट को लोकतंत्र के मंदिर के नाम पर पुकारना भूल जाइए। इस दौर ने यह भी देखा कि लोगों की मौत कैसे होती है, और उन मौतों की वजह से भी पार्लियामेंट के भीतर ही सरकार कैसे आंखें बंद कर लेती है और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में तमाम पन्नों पर रबड़ से मिटा देती है, और वो रबड़ और किसी का नहीं बल्कि रबर स्टाम्प के तौर पर इस देश में मौजूद देश के प्रथम पुरुष राष्ट्रपति का भी जिक्र कर दिया जाता है। कमाल की स्थितियां हैं। आज जिक्र किन बातों से किया जाए? जो सरकार की समूची गवर्नेंस है उसमें 3-4 बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री बनने की दिशा में बढ़े थे तो उन्होंने वाकई 60 महीने मांगे थे। 60 महीने यानी 5 साल। आज की तारीख में वो 7 साल 7 महीने हो चले हैं, यानी 91 मंथ्स। इस 91 मंथ्स का कच्चा चिट्ठा हमने बार बार पलटा है। उसके भीतर की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों को बार बार दिखाया है। लेकिन 2021 की कौन सी सीख है जिसको राजनीतिक दल अब भी नहीं समझ पा रहे हैं? वो अब भी मान कर चलते हैं चुनाव होंगे, रैलियां करेंगे, चुनाव जीत जाएंगे। वो अब भी मान कर चलते हैं पार्लियामेंट सजेगी, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, वह कुछ सवालों को उठाएंगे और लोकतंत्र जिंदा हो जाएगा। वो ये मानकर चलते हैं कि इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर काम करेंगे, वहां बैठा बाबू या ब्यूरोक्रेट अपने तौर पर इस बात की निशानदेही तो करेगा कि हां कानून का राज है, लेकिन वह कानून का राज अगर सत्ता पर आंच पहुंचाए तो फिर कानून पर राज हो जाता है। यह भी हमने देखा, इसी दौर में देखा। जिन बड़े डिसीजंस का जिक्र हमको लगता है इस दौर में करना चाहिए उसकी शुरुआत इस देश में बरस की शुरुआत से ही कोविड काल से हुई थी। उस पूरे कालखंड में जब फरवरी 2021 के भीतर जिस तरीके से लोगों की मौत हो रही थी वो कोई दूर की मौत नहीं थी, वो दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर के घर या प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से चंद फरलांग की दूरी पर मौजूद राष्ट्रीय तौर पर सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मजबूत अस्पतालों के भीतर हो रही थी। गवर्नेंस कहां थी? गवर्नेंस खामोश थी। वो इंतजार कर रही थी ये लहर किसी तरीके से गुजर जाए। समूची दुनिया में उसको लेकर रिपोर्टें दर्ज की गई, समूची दुनिया में तस्वीरें गई। जिन्होंने रिपोर्ट लिखी, जिन्होंने तस्वीर छापी, उनके दरवाजे पर भी जांच पहुंच गई, छापे पड़े। वह मीडिया हाउसेस थे। आज उनका जिक्र नहीं करेंगे, आज सिर्फ गवर्नेंस का जिक्र है। एक ऐसी गवर्नेंस जिसने बहुत कुछ सिखा दिया होगा, हम ये मानकर चलते हैं। क्योंकि निजीकरण की दिशा में बढ़े कदम पहली बार सरकार के जरिए खुले तौर पर बहुत पारदर्शी तरीके से इस बात की जानकारी दी गई कि हम इस देश में सब कुछ बेचना चाहते हैं, हम इस देश में हर चीज की कीमत लगाना चाहते हैं। इस कीमत लगाने की परिस्थितियों में यह देश समझ नहीं पाया कि अस्पतालों की भी कीमत लगेगी और वहां पर ऑक्सीजन जो मिलता है उसकी भी कीमत लगेगी। यह देश इस कालखंड में समझ ही नहीं पाया कि दरअसल सिर्फ देश चंद हाथों में बेचा नहीं जा रहा है, बल्कि उन चंद हाथों में इस देश के लोकतंत्र को गिरवी रखकर वोटिंग प्रणाली के जरिए लोकतंत्र को जिलाए रखने का एक प्रयास पर हो रहा है। एक ऐसा प्रयास जिसमें इलेक्शन कमीशन को भी सिर्फ रात के अंधेरे में हो सकता है नजर आता हो, लेकिन दिन के उजाले में उसे भीड़ दिखाई नहीं देती है। उसने इस दौर में देखा समझा पश्चिम बंगाल के भीतर जो कुछ हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव आते आते भी उसने अपने हाथों को बांध लिया और कह दिया कि जब पॉलिटिकल पार्टीज चाहती है तो हम क्या करें, चुनाव तो होंगे, हम कुछ दायरे तय कर सकते हैं। यानी ध्यान दीजिए चीजें कैसे धीरे धीरे नए तरीके से परिभाषित हो रही है, और वह भी परिभाषा कोई दूसरा नहीं दे रहा है, गवर्नेंस दे रही है। वह गवर्नेंस जिसके दायरे में इस देश के भीतर में सुप्रीम कोर्ट भी आता है, पार्लियामेंट भी आती है,
सीवीसी भी आता है, सीबीआई भी आती है, ईडी भी आती है और आईबी भी आती है। तमाम संस्थान आते हैं। वो सब गवर्नेंस के तौर पर राजनीतिक सत्ता के हाथों में झूलते हुए उसी के अनुकूल परिभाषित करने की दिशा में बढ़ गए। कोविड काल की मौत के बाद पार्लियामेंट में जिन बातों का जिक्र किया गया और जो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची कि वाकई जो मर गए उन्हें मुआवजा भी नहीं देंगे, जिनकी मौत हो गई वो क्या ऑक्सीजन से नहीं हुई, सरकार ने कह दिया, अटॉर्नी जनरल ने अपनी तौर पर हलफनामा दे दिया, सबने मान लिया ये सही है। गवर्नेंस की पहली कील जो थी यही ठोक दी गई कि हम जब कह देते हैं तो आपको मानना पड़ेगा। दूसरी परिस्थिति उसके तुरंत बीतने के बाद कोविड की लहर में मौतों के बाद का सिलसिला निजीकरण पर आता है। 17 मई को देश की फाइनेंस मिनिस्टर खुले तौर पर सामने आती और बोलती है कैबिनेट ने तय किया है कि मोनेटाइजेशन इस देश में हर चीज का होना चाहिए। और उसके बाद वो परिस्थिति बनाती है कि हमने तय किया है इस देश के जो बेसिक स्ट्रक्चर में आते हैं, जो लोगों की जरूरतें हैं, उसमें रेलवे है, अब उसका निजीकरण किया जाएगा, सड़कों का निजीकरण किया जाएगा, माइनिंग का निजीकरण किया जाएगा, बंदरगाहों का निजीकरण किया जाएगा, जो हवाई अड्डे हैं वो निजी हाथों में दिए जाएंगे, जो पावर ट्रांसमिशन है उसका निजीकरण करेंगे, पावर जनरेशन भी निजी हाथों में सौंपेंगे, नेचुरल गैस पाइपलाइन है वह भी निजी हाथों में जाएगी, जो भी स्थिति टेलीकॉम, वेयरहाउसिंग और तो और खेलने के मैदान यानी स्टेडियम तक को नहीं बख्शा गया। निजी हाथों का मतलब यह था कि वह खड़ा नहीं करेंगे, जो सरकार के पास अपना है उसको वह बेचने जा रहा है। जैसे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम जो दिल्ली का है वह भी हम दे देंगे, जैसे इस देश में तमाम रेलवे स्टेशन है वह भी दे देंगे, बंदरगाह भी दे देंगे। कोई अलग प्राइवेट वाला बना नहीं रहा है। दुनिया के तमाम देशों में प्राइवेट सेक्टर के हाथों के जरिए जो सरकारों के समझौते होते हैं उसमें वो खुद क्रिएट करता है। भारत की नीति बिल्कुल नए तरीके से 2021 में उभर कर आई। उसने कहा हम दे रहे हैं, अब हम जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। इस शब्द का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन खुले तौर पर ऐलान यही था अब हमारा काम यह नहीं है, हमारा काम तो सत्ता संभालना है। सत्ता संभालने में हमको देखना है कॉरपोरेट को कितनी पूंजी देनी है, कितनी पूंजी लेनी है, लोगों को कितना अनाज मुफ्त में देना है, कितनों पर टैक्स लगाना है, कौन कितना कमा रहा है उसके ऊपर कितना बोझ हमें डालना है। हमारा काम यही है। गवर्नेंस इसी को कहते हैं, जिम्मेदारी मुक्त स्थिति को गवर्नेंस कहते हैं। और इस फहरिस्त में यहां तक कि कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट भी आकर खड़ा हो गया, जहां सरकार ने कहा जो सरकार के हिस्से की चीजें हैं उसको हम आपके हाथों में सौंप रहे हैं। मई बीता नहीं था कि जुलाई में बात पेगासस की आ गई। जासूसी हो रही है और जासूसी को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मची, लेकिन भारत में बहुत शालीनता के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया सोशल मीडिया में क्यों जाते हैं आप लोग, हमारे पास आइए, न्याय मिलेगा। और उस न्याय की सीढ़ी आज की तारीख में यह है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते में जिस कमेटी को सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है उस कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के दूसरे हफ्ते में आएगी। और उससे पहले सरकार कह चुकी है हम कुछ भी नहीं बता सकते हैं क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा के आगे सुप्रीम कोर्ट की क्या हैसियत, या इस देश के नागरिकों की कोई भी आवाज की कोई भी गुंज कैसे निकल सकती है। बड़े बड़े मीडिया हाउस ध्वस्त हो जाते हैं जब राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रवाद जागता है, लेकिन यहां तो विचारधारा और धर्म एक नए सिरे से निकल पड़ी, क्योंकि इस फहरिस्त में लगातार जो कतार बढ़ती चली जा रही थी वह अनलीगल एक्टिविटीज प्रोटेक्शन एक्ट जो था यूएपीए, उसका दायरा लगातार बड़ा होते चला जा रहा था। और बड़ा होते होते उसके दायरे में जब मार्च के महीने में सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में जानकारी दी गई कि हमने इस दौर में इतने लोगों को पकड़ा है, वो डराने वाला था। डराने वाला इसलिए था क्योंकि लोकसभा के भीतर में सरकार की जानकारी खुद ब खुद इस बात का ऐलान कर रही थी कि इस देश में लोग कानून तोड़ने के लिए बेचैन हैं, हम उन्हें पकड़ने के लिए बेचैन हैं। और इसका ऐलान अपने तौर पर उन्होंने इस जानकारी के साथ किया कि हमने 8,371 लोगों को 2015 से 2020 तक इस यूएपीए के तहत पकड़ा है। कुछ पार्लियामेंट्रीज ने जानना चाहा ठीक है आपने इतने लोगों को पकड़ा है, लेकिन यह तो बता दीजिए जब इतने अरेस्ट करते हैं आप तो इसमें से कन्विक्शन रेट क्या है। सरकार की तरफ से आया कि कन्विक्शन रेट आप जानना चाहते हैं तो सिर्फ 3% है।
यानी बाकियों की गिरफ्तारी यूं ही कर ली गई, कन्विक्शन उन तक पहुंच नहीं पाया, कन्विक्ट वो हो नहीं पाए। 3.16 की स्थिति में सरकार आकर टिक गई। और सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश में हुई, तो वहां कन्विक्शन रेट 6.2% था। उत्तर प्रदेश के भीतर में गिरफ्तारियां इस तादाद में होती चली गई। मैक्सिमम जो उत्तर प्रदेश की परिस्थिति थी वह तकरीबन 2000 को लगभग पार कर गई। उससे ज्यादा एक ही जगह थी जहां पर सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, वह मणिपुर था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट की स्थिति इसी दौर में बिगड़ी, और खास तौर से तब बिगड़ी जब वहां पर सत्ता भी उसी पॉलिटिकल पार्टी की जो दिल्ली में बीजेपी की थी। यह होम मिनिस्ट्री की एक नई परिस्थिति और नई परिभाषा निकल कर आई कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत किसी को कुछ बोलना नहीं चाहिए। चाहे वहां पर नॉर्थ ईस्ट राज्यों के भीतर सीमाओं का झगड़ा हो, चाहे हिंसा में लोग मारे जा रहे हो, चाहे पुलिस की गोलियों से नागरिक छलनी हो रहे हो, बोलिए मत। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, और इसके साथ राष्ट्रवाद की गूंज लगातार चलती रह गई। अगला सवाल महंत बीतते बीतते, यानी महीने बीत रहे हैं और उसके बाद सवाल तुरंत उठने शुरू हुए। बंगाल इलेक्शन ने इस दौर में एक नई सीख दी। जब पूरी कैबिनेट, पूरी सरकार चुनाव प्रचार के लिए उतर जाए, तो ऐसे में जो इलेक्शन का प्रोसेस था उस पर इलेक्शन कमीशन को भी चुप्पी साध लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तेल मंत्री, जितने भी मंत्री हैं सभी अगर उस मैदान में नजर आने लगे। लेकिन उसकी सीख बंगाल से एक नई निकल कर आई। यानी इस देश की कैबिनेट के भीतर जो हवा भरी हुई है, जो बार बार दिखाई देता है कि दरअसल ये सिर्फ चेहरे हैं जो गिने जा सकते हैं, इनके पीछे कोई संवैधानिक मजबूती क्यों नहीं है, यह नजर बंगाल के इलेक्शन में आ गया। जनता ने धराशायी कर दिया। अगला सवाल लोगों के जहन में आया, बंगाल के बाद क्या उत्तर प्रदेश भी आएगा? और संयोग से उत्तर प्रदेश को लेकर इलेक्शन कमीशन ने कहा हम 5 तारीख को नई वोटर लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद हम तारीखों का ऐलान करेंगे, तब तक छूट है, जिसको जितनी रैलियां करनी है सरकारी पैसे पर कर ले। यानी इंदिरा गांधी के दौर में सरकारी पैसे पर ना रैली हो सकती थी, ना लाउड स्पीकर बज सकता था, ना बिजली ली जा सकती थी, ना ही कोई प्लेटफॉर्म जो मंच के तौर पर तैयार होता है वह हो सकता था। लेकिन यहां आते आते चीजें ध्वस्त हो गई। यह 2021 की एक नई सीख है, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शायद ढील देता है कि आपको जितना कुछ करना है कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब तो मुश्किल होगी। लेकिन बंगाल इलेक्शन में इसके उलट देखा गया। नोटिफिकेशन के बाद भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की रैलियों में खर्च कहां से हो रहा है, कौन कर रहा है, कहां से पाइपलाइन आ रही है, कहां से बिजली आ रही है, कौन सा लाउड स्पीकर और कौन से पीएमओ के अधिकारी और होम मिनिस्ट्री के अधिकारी पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, जो आईएएस रैंक के हैं, जो इस देश में नियम कायदे बनाने की दिशा में तय करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, वह भी वहां पर नजर आने लगे चुनाव प्रचार के दौर में। रैलियां सफल होंगी तो ही वो पद पर बने रहेंगे। इन परिस्थितियों से कुछ कदम आगे बढ़े तो इस देश में निजीकरण की नई सोच, बैंक और एयर इंडिया का बिकना भी आ गया। उसने भी कुछ नई चीजें भारत को समझाई है। निजीकरण और बेचने का मतलब यह होता है कि घाटा अपने हिस्से में रखो, प्रॉफिट की चीजें सामने वाले को दे दो, जब वो प्रॉफिट में ले आएगा तो आपको कुछ प्रॉफिट दे देगा। आपसे मतलब आप हैं सिर्फ। यहां देश नहीं है, व्यक्ति है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी है। बैंकों का मर्जर और बैंकों के निजीकरण और बैंकों को बेचने की परिस्थिति में भी इस देश ने देखा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात सितंबर में निकल कर आई, जब प्रधानमंत्री केयर्स को लेकर अंडर सेक्रेटरी जो प्रधानमंत्री कार्यालय में है प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि दरअसल गवर्नमेंट इंडिया का यह फंड नहीं है पीएम केयर्स। यानी इस देश के तमाम बाबुओं से, तमाम लोगों से, तमाम इंस्टीट्यूशन से जिस तरीके से पैसा आया, उसमें कौन बोलता कि नहीं देंगे, क्योंकि नाम तो प्रधानमंत्री शब्द लिखा हुआ है। पहली बार देश ने जाना कि आपात राहत रकम के अलावे भी एक पीएम केयर होता है, और हाईकोर्ट में सरकार का अधिकारी कह रहा है यह गवर्नमेंट का इससे कुछ लेना देना नहीं है। यानी प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं या निजी तौर पर फंड प्रधानमंत्री के नाम की उपयोगिता के साथ ले सकते हैं। यह दरअसल एक नजारा 2015 में भी आया था, जब जियो लॉन्च हुआ था और ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चस्पा कर दी गई थी। अंबानीज का वो जियो था जिसमें ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर प्रधानमंत्री नजर आए थे।
देश के कई नियम कायदे इससे पहले बदले हैं, लेकिन 2021 की जो सीख है वो हमें लगातार इस बात को बता रही है। और बताते बताते 19 नवंबर को इस देश ने बिल्कुल नए तरीके के प्रधानमंत्री को देखा। प्रधानमंत्री चैनल पर आए और उन्होंने कहा, मैं किसानों को लेकर जो कानून है उसे वापस ले रहा हूं, माफी मांगता हूं, आपको समझा नहीं पाया। यानी इस देश के प्रधानमंत्री किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन उस कानून को लाने से पहले किसानों से मशविरा भी नहीं किया, इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। यानी गवर्नेंस ठसक के साथ चलनी चाहिए। यानी गवर्नेंस की ताकत, जनता द्वारा चुनी गई सरकार एक ऑटोक्रेटिक वे में, एक तानाशाही तरीके से चीजों को देश के राष्ट्रवाद और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर, और इसमें जो कानून बनाए गए उसको रिफॉर्म से जोड़ा गया, सुधारवाद से जोड़ा गया। यह एक रिफॉर्म है, लेकिन फिर भी चीजें नहीं चल पाई क्योंकि देश स्थिर हो गया किसानों के जरिए। देश बैठा हुआ था, इंतजार कर रहा था पहले कौन झुकेगा। उस दौर में तमाम चालें चली गई। इस देश की गवर्नेंस के भीतर संभालने वाली पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर्स हो, विधानसभा हो या पार्लियामेंट हो, उन पन्नों को जब उठाकर देखिएगा तो 2021 का काल शायद अपने तरीके का एक अनूठा काल है। केंद्र सरकार के कानून को 6 राज्यों की सरकारों ने विधानसभा में धराशायी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अड़ी रही और होते होते एक ऐसी परिस्थिति आई जहां पर बीजेपी शासित राज्यों से जो आवाज निकल रही थी किसानों को लेकर, वह बदले या ना बदले। जब प्रधानमंत्री ने अपने तौर पर 19 नवंबर को माफी मांग ली, यह कोई समझ नहीं पाया। 2021 की परिस्थिति भारत के साथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जो भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक है, उसकी नीतियों को भारत में कैसे किस रूप में लागू करना है, इसको लेकर कैबिनेट्स की बैठक और पार्लियामेंट के भीतर पार्लियामेंट में विपक्ष की अनुपस्थिति में विधेयकों का पास होना, यह सब कुछ हर क्षेत्र में नजर आया है। 2021 की यह सीख अपने आप में काफी है। हालांकि कुछ छोटी छोटी आवाजें इस दौर में बार बार सुनाई दी कि सब कुछ तो टैक्स पेयर का पैसा है, उस पैसे से ही तो इलेक्शन कमीशन भी चलता है और सुप्रीम कोर्ट भी चलता है। लेकिन सवाल यह नहीं है, यह देश चुनाव के लिए जीता है, चुनाव के लिए मरता है। यह देश राजनीतिक सत्ता को बनाए रखने के लिए गवर्नेंस को चलाता है। यह एक ऐसी सीख थी जो नेहरू से लेकर मनमोहन काल में, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, PV नरसिम्हा राव हो या VP सिंह अपने तौर पर हो या मोरारजी देसाई हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, वह भी नहीं समझ पाई। इंदिरा ने इस देश में इमरजेंसी जरूर लगाई, लेकिन उस इमरजेंसी को लगाने के साथ ही एक मोटी लकीर खींची। यह आपके हक में अब नहीं बचा है, अभिव्यक्ति का अधिकार आपके क्षेत्र में अब नहीं आता है। लेकिन मौजूदा वक्त में कोई इमरजेंसी नहीं, कोई मोटी लकीर नहीं, सब कुछ पारदर्शी है। सरकार जो कहती है ऐलानिया करती है, खुले तौर पर करती है। और प्रधानमंत्री को धर्म का रास और इस दौर में जो भी शब्द बोले जा रहे थे उसमें कानून ही ढाल बनता हुआ नजर आया। जिसे मन चाहा, जैसा मन चाहा उसने उस दौर में बोलना अगर शुरू किया तो उसकी आवाज धीरे 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 और तीखी होते होते 2021 में इतनी तीखी हो गई कि खुले तौर पर महात्मा गांधी को भी निशाने पर ले लिया गया। और उस पर भी दिल्ली ने एक शब्द नहीं कहा, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं कहा, गृह मंत्री ने एक शब्द नहीं कहा। छत्तीसगढ़ का मसला था तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कार्रवाई अपने तौर पर जरूर की। एक सीख और है, इस देश का मुसलमान वो हाशिए पर राजनीतिक तौर पर आ चुका है। उसके वोट की जरूरत किसे है किसे नहीं है, यह मुसलमानों को सोचना है कि उसे किसकी जरूरत है। यानी जो भारत के भीतर में इससे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का जिक्र होता था वह भी साफ हो गया, क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, किसी ने जनेऊ को पकड़ा, किसी ने मंदिर का रास्ता पकड़ा, कोई हनुमान जी के मंदिर में जाने लगा, कोई काशी चला गया। इन सारी परिस्थितियों में हर ने खुद को हिंदू बताने की होड़ लग गई, क्योंकि हर उस पॉलिटिकल पार्टीज ने इस दौर में मान लिया कि मुसलमान तो उनके साथ आ जाएगा, क्योंकि वह बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि बीजेपी को उसकी जरूरत नहीं है। इतनी मोटी लकीर बिना ऐलान किए इस देश के भीतर में खिंच गई। और उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर तमाम रणनीति बनती चली जाए, लेकिन एक अंदरूनी रणनीति हम आपको बता दें जिसके बाद चीजें और साफ हो जाएगी। जहां पर 35 से 50% जिन जिलों में मुस्लिम्स हैं उन जिलों में बीजेपी की जीत तय है, ऐसा बीजेपी मानकर चलती है।
और वो अपनी रणनीति उसी लिहाज से बना रही है। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, बलरामपुर, बरेली, मेरठ, बहराइच, इन जगहों पर 35% से ज्यादा मुस्लिमों की मौजूदगी और बीजेपी में कोई बेचैनी नहीं है। वो जानकर चल रही है यहां पर हमें जीत मिल जाएगी, क्योंकि मोटी लकीर बिना बताए खिंच जाएगी दो समुदाय के बीच में, दो धर्म के बीच में। और इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात था कि खुद प्रधानमंत्री इसका ऐलान करते हैं कि हम मंत्रिमंडल विस्तार में उन जातियों को महत्व दे रहे हैं जो जातियां हाशिए पर थी, और अपनी राजनीति को गृह मंत्री या इस देश के तमाम मंत्रीगण जो राजनीतिक प्रचार करने जाते हैं तो खुले तौर पर ऐलान करते हैं यादव माइनस ओबीसी, जाटव माइनस शेड्यूल कास्ट, ये हमारे साथ लाना है, इन दोनों को दरकिनार कर दो। यानी जाटव, यादव, मुस्लिम एक झटके में तीनों दरकिनार हो गए। चौथी स्थिति उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को लेकर आई और इस देश के भीतर भी ब्राह्मणों को लेकर आई। एक राग जो अनसुलझा सा रह गया कि आखिर ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, इसको एक वक्त खुद अमित शाह जी ने बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए बताया था। इस देश में ओबीसी की जनसंख्या 50% के लगभग है, तो क्या समूचा देश उसी दिशा में चलता चला जाएगा? गया, और आरएसएस तक को बदलना पड़ा इस दौर में, जहां पर उसके अपने जो प्रांत प्रचारक सब थे या जो जिलों के जो अधिकारी और थे, उसमें ब्राह्मणों को धीरे धीरे दरकिनार किया गया। लेकिन इसकी अगली लाइन जो थी वो बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार इस देश ने देखा कि आक्रोश की भूमिका को निभाते हुए किसानों को गाड़ियों से कैसे कुचल दिया जाए, और कुचलने के बाद भी उस मंत्री पर कोई आंच ना आए जिस मंत्री का बेटा उसमें आरोपी है। और तो और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए एक टीम बनाई जाए, उसमें उसको अग्रणी तौर पर रखा जाए, अजय मिश्रा टेनी को, क्योंकि लगभग 8 विधानसभा क्षेत्रों में उसका प्रभाव है, लगभग 22 विधानसभाओं में प्रभाव पड़ सकता है। तो कैसे हटा देंगे? यह देश चुनाव के लिए जीता है, चुनाव के लिए मरता है। यह सीख 2021 ने खुले तौर पर यह कहकर दे दी कि जब जब जिस जिस रूप में इस देश में कुछ भी आंच आएगी, चाहे सरकार किसी को ढाल बनाए या कोई सरकार को ढाल बना ले, 3 बातों का ध्यान हमेशा रखें। एक, राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा आपके जहन में रहनी चाहिए। दूसरी, धर्म का जिक्र होना चाहिए। और तीसरी, विचारधारा ऐसी होनी चाहिए जिसमें सत्ता की बरकरार रहने की परिस्थितियां जुड़ी हो और उसके साथ छिटपुट चीजें जुड़ती चली जा रही हो। अब इन सब के बाद भी अगर विपक्षी राजनीतिक दलों को लगता है कि 2022 की राजनीति वह उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार से जीत कर लेंगे, अगर उन्हें लगता है इस देश का निजीकरण वो रोक देंगे, अगर उन्हें लगता है कि इस दौर में बैंकों का बिकना रोक देंगे, अगर उन्हें लगता है कि कॉरपोरेट को मिलने वाली सहूलियतें या सत्ता के नजदीकी कॉरपोरेट पर वो कोई आंच ला सकते हैं, भ्रम में ना रहिए। इस देश की गवर्नेंस जब बदल गई है तो राजनीति तो बहुत पहले बदल गई थी। आप अभी भी पारंपरिक राजनीतिक लकीर पर चलना चाहते हैं तो चल लीजिए। मीडिया के भीतर भी मीडिया को जिस रूप में ले आया गया, उसमें अब कोई बोलने नहीं आता है कि आपको दिखाना होगा, वह खुद ही दिखा देता है। प्रधानमंत्री कहां है, खोज लेता है। गृह मंत्री कहां है, खोज लेता है। बीजेपी अध्यक्ष कहां है, खोज लेता है। यूपी के सीएम कहां है, खोज लेता है। 2021 की सीख यही है। 2021 ने देश को बदल दिया है। 2022 में आप बदल जाइए तो ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।